Hi everyone, a very good afternoon. Welcome to the class. Welcome to the class. So यूनिट रिसर्च की टाटा बाय बाय हो चुकी है. ठीक है. आई जस्ट होप की तैयारी ठीक ठाक है तुम्हारी. बढ़िया से चल रही है. ओके. और अभी आज हम यूनिट 7 जो है वो स्टार्ट करेंगे. ऑलराइट. तो पेडागोजी एंड्रोगोजी की यूनिट है. बहुत छोटी यूनिट है लेकिन इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा सिंपल है. ओके. ऑलराइट. तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई थिंक काफी स्टूडेंट को लग रहा होगा थोड़ा लेट क्लास चल रहा है. आई थिंक पेपर 1 की भी चल रही है. कोई बात नहीं. तो आई हैव टू स्टार्ट समहाउ. तो ये इसीलिए क्लासेस ले रहे हैं कि आपका एग्जाम से पहले आपका क्लियर हो जाए सिलेबस. तो एज आई एम सेइंग, यूनिट 7 पेडागोजी. हमारा सब्जेक्ट ही क्या है? टीचर एजुकेशन. पेडागोजी, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग. तो वो यूनिट है बिल्कुल छोटी, बिल्कुल सिंपल, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं. वो बेशक फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस हो, चार्ल्स गैलोवे हो. पेडागोजी क्या है, एंड्रोगोजी क्या है, एंड्रोगोजी शब्द किसने दिया, पेडागोजी का मतलब क्या है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये इस यूनिट में से पूछे जाते हैं. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसलिए ध्यान रखिएगा. चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं. पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट. आई होप किसी का कोई डाउट नहीं है रिसर्च को लेके. तो देखिए, सबसे पहले पेडागोजी क्या होती है? पेडागोजी का मतलब है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग. आर्ट क्या होता है? हर एक का एक स्टाइल होता है ना, हर एक का एक तरीका होता है पढ़ाने का, हर एक टीचर का. राइट. और साइंस क्या होता है? किस चीज को किस तरह पढ़ाना है. कि अगर मैथ का टीचर है वो लिख के पढ़ाएगा, है ना. अगर बॉटनी जुओलॉजी का है तो थोड़ा क्लास में पढ़ाएगा, लेबोरेटरी में लेके जाएगा. केमिस्ट्री वाला भी, स्पोर्ट्स का टीचर है तो उसको ग्राउंड में लेके जाना पड़ेगा. छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो थोड़ा प्ले वे मेथड से पढ़ाना पड़ेगा. अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पढ़ाना है कम समय में तो एक्सपोजिटरी टीचिंग ज्यादा होगी. राइट. अगर समय है और आराम से हम पढ़ सकते हैं तो इंटरेक्टिव मेथड. तो और कम्युनिकेशन स्किल्स जिसके अंदर आपका आर्ट आता है, तरीका आता है बच्चों के साथ कनेक्ट करने का. तो पेडागोजी का मतलब क्या है? फुल इसका है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग. पढ़ाने का आर्ट एंड साइंस. ओके. पेडागोजी जो शब्द है वो वर्ड बना है किससे? पेडागोगोस से. पेडागोगोस का मतलब होता है एक बच्चे को लीड करना. एक बच्चे को लीड करना. किस तरह लीड करना? हर चीज के लिए, कि उसको आगे सीखना कैसे है, जिंदगी कैसे व्यतीत करनी है, नॉलेज कैसे गेन करनी है, एजुकेशन कैसे गेन करनी है. ये सारा का सारा जब आप तरीके से उसको बताते हो, पढ़ाते हो, इसी को ही पेडागोजी बोला जाता है. और कभी भी आप एक मेथड को नहीं बोल सकते हो. पेडागोजी के अंदर कितने मेथड होते हैं? जैसे लेक्चर मेथड हो गया, है ना, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, इंटरैक्टिव मेथड हो गया. उसी प्रकार से डिस्कशन मेथड होता है, क्विज मेथड होता है, डिस्कशन मेथड होता है. तो कभी भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई सिर्फ लेक्चर मेथड ही बढ़िया है या इंटरेक्शन ही बढ़िया है. अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो आप तो वहां पे इंटरेक्शन अगर होगा तो कंफ्यूजन होगा. राइट. कम समय है और ज्यादा इंटरेक्शन तो कंफ्यूजन क्रिएशन होगा. और अगर समय है और आपके पास छोटा कोई कॉन्सेप्ट है तो आप इंटरेक्शन से पढ़ा सकते हो. अगर आप कोई टेस्ट ले रहे हो, क्विज ले रहे हो तो आप इंटरेक्शन से पढ़ा सकते हो. अगर आपको, मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि पानी में अगर नमक डालो, उबालो, बॉइलिंग पॉइंट ऊपर होता है, नीचे होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिला दो तो क्या होता है, तो मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, लेबोरेटरी में लेके जाके एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. तो कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि एक मेथड बेस्ट है. डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है बच्चों की उम्र में, कौन सी क्लास में वो बिलोंग करते हैं, कि कौन सा मेथड जो है वो सबसे ज्यादा सूटेबल होता है. ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऐसा कोई भी, देयर इज नो सिंगल मेथड जो हर सिचुएशन को सूट करे. टीचर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्ट्रैटेजीज जो है वो इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने के लिए. यही नहीं, अब देखिए जैसे ये क्लास है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा ऐसे कि वो बच्चे भी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर, डायट्स के अंदर कई हैं, टेम्पररी जॉब्स में जीआरएफ कर चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यूज की प्रेपरेशन क्रैक करने के लिए, एग्जाम क्रैक करने के लिए क्लास देखते हैं. एक वो भी बच्चा है जिसने अभी ज्वाइन किया है कोर्स. राइट. तो अब मुझे ऐसी लैंग्वेज बोलनी है जो हर एक को सूट करे. हो सकता है एक को लगे कि हाँ ये तो मुझे पता ही है, मैम से मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, और एक जो पहली बारी मुझसे पढ़ रहा है उसको भी वो समझ में आना चाहिए. ऐसी भाषा का इस्तेमाल करो जो सभी बच्चे जो है वो समझ पाए. राइट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अपना ही एग्जाम्पल दिया था कि दो आई कम फ्रॉम अ पंजाबी बैकग्राउंड, बट बिकॉज माय फादर हैज बीन इन सर्विसेज इन ट्रैवलिंग, मुझे इंग्लिश या हिंदी और स्कूलिंग भी वैसी हुई.
बट जब मेरा अबोहर में लाइक डीएवी कॉलेज में आई वाज देयर एज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, जब मेरा जेआरएफ क्रैक हुआ तो वहां पे अंग्रेजी बोल रही हूँ मैं फराठे, क्योंकि उस टाइम पे आप फ्रेशर होते हो, इतना ज्यादा मतलब ऐसा पंजाबी पंजाबी नहीं था, और वहां पे मैं देख रही हूँ कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी बहुत हिंदी आती है, उनको पंजाबी आती है, ऐसा नहीं कि मुझे बिल्कुल पंजाबी बोलनी ही नहीं आती थी, हम बोलते नहीं थे, राइट। तो वहां पे मेथोडोलॉजी चेंज की, इंग्लिश पढ़ती थी, इंग्लिश पढ़ने से पहले उसको पंजाबी में बताती थी कि भैया ये कहानी इस तरह से है, फिर एक एक लाइन की ट्रांसलेशन होती थी, और फिर मैंने भी कुछ सीखा, और लास्ट 1 साल में 2 साल के अंदर वो भी कुछ अंग्रेजी बोलना शुरू हो गए। तो डिपेंड करता है, कल्चर पे डिपेंड करता है, लैंग्वेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो टीचर जितना इन चीजों का ध्यान रखता है वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल होता है, प्रोवाइडेड हार्ड वर्किंग है और नॉलेज उसको पूरी है। तो एज आई टोल्ड यू यहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज है। आई होप सब जानते हैं टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है, राइट। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, क्योंकि लेक्चर हो गया, राइट, एक्सकर्शन समझते हो, बाहर लेके जाना, राइट, लेबोरेटरी मेथड हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया, क्विज मेथड हो गया, या एक्सपोजिटरी टीचिंग हो गई, एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे की बैकग्राउंड जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं कभी कभी ना, जैसे कि मैम रिसर्च, अगर हम लाइक पीएचडी के स्टूडेंट्स कभी कभी पूछते हैं, कई हैं जिनके पास जेआरएफ है, कई हैं जिनके पास जेआरएफ नहीं है, कि मैम रिसर्च की कोई बुक बता दो। तो दोज पीपल हु नो मी, दे नो कि आई रिलाई फॉर एन ऑथर बुक फॉर स्पेशली फॉर रिसर्च इन स्टैट्स। तो अब कई किताबें ऐसी हैं जो बहुत महंगी है, मैं आपको जैसे खुद बताती हूँ कि मेरे पास 30-30 हजार, 35-35 हजार मैंने खर्च किए हुए हैं किताबों के ऊपर, राइट। तो अगर मेरे से कोई, और मुझे पता है कि वो बेस्ट किताब है, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑथर, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो किताब है वो इट इज द बेस्ट फॉर रिसर्च। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि मैम आप रिसर्च के लिए कोई रेफर कर दो, मुझे पता है कि इस टाइम के ऊपर बच्चा पता नहीं जेआरएफ है नहीं है, मैं उसको कैसे बोल दूं 35 हजार की किताब खरीदने की, है ना। अगर मैं बोल दूंगी वो बच्चा मुझे मानता है, हो सकता है अफोर्ड नहीं कर सकता, कहाँ से लाएगा वो। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें होती है, बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होता है। स्पेशली मैंने ये चीज यूनिवर्सिटी में सीखी है, पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाती थी मैं, कि वहां पे हर बच्चा अलग अलग जगह से आ रहा है, कोई ऑडी में आ रहा है, कोई मर्सिडीज में आ रहा है, कोई है जो पैदल आ रहा है, कोई ऐसा बच्चा आ रहा है जो एक ही कपड़ा रोज लड़की पहन के आ रही है। मैंने उसका एग्जाम्पल बहुत बारी दिया हुआ है, रजनी उसका नाम है, और शी हैड लॉस्ट हर पेरेंट्स, और वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज थी उसको, बहुत ही फाइनेंशियली खराब बैकग्राउंड, खराब इन द सेंस अनफॉर्चुनेटली कहोगे ना आप। जो ऐनक थी, मुझे अभी भी याद है कि जो मेरी दादी माँ होती थी वो उस टाइम पे वो मोटा चश्मा पहनती थी, जो वो लड़की जो है, अब वो उस टाइम, इमेजिन करो मैं कितने साल पुरानी बात कर रही हूँ, लाइक आई लॉस्ट माई दादी अराउंड लाइक 25 years बैक, 20, जब बिल्कुल छोटी सी थी मैं, बहुत छोटी थी मैं, 8-9 साल की होगी। तो आई स्टिल हैव दैट मेमोरी कि अरे यार वो मोटा था चश्मा तो वो डालती थी, अब ये लड़की और यही नहीं, आप हैरान हो जाओगे, उसकी एक डंडी टूटी हुई थी, वो अपने कान पे वो डालती थी धागा उसको करने के लिए। अब इमेजिन करो मेरी क्लास में ऐसा बच्चा भी है, पढ़ने में बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है, और एक हाई फाई घर से भी है, मेरे से प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैम रिसोर्सेज बता दो। अब मैं किस बेसिस के ऊपर उनको 30 हजार की किताब बता दूं, किस बेसिस के ऊपर मैं उनको 5 हजार की किताब बता दूं, किस बेसिस के ऊपर मैं उनको फॉरेन लाइब्रेरीज के उस टाइम पे सब्सक्रिप्शन के लिए बोल दूं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि आप क्या रिसोर्सेज बता रहे हो, आप क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, राइट, आप कैसी ड्रेसिंग कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट। कल को आप भी जाके क्लासरूम्स में पढ़ाओगे, हमेशा याद रखना, नो मैटर आप जितने मर्जी हाई फाई घर से बिलोंग करते हो, हमेशा एक टीचर को सिंपल ड्रेसिंग ही क्लास में जानी चाहिए। कभी भी अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए आप फैंसी कपड़े मत पहन के जाइए, वो मॉडलिंग का एक बिजनेस है। ऑलवेज वियर सिंपल क्लोथिंग कि हर बच्चे को लगे यार हमारी तरह, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपकी जो ड्रेसिंग है, आप किस तरह, मतलब अब मैं तो बाल बनाने को भी बोलती हूँ, क्योंकि आजकल हैट्स ऑफ टू वुमेन हु मैनेज देयर फैशन आल्सो एंड टीच आल्सो, बट टीचर को टीचिंग शोभा देती है अच्छी, और हर बच्चे का ध्यान रखना, और वो हर एंगल से होता है, भाषा से लेके कपड़े से लेके सब कुछ। तो पेडागोजी के अंदर ये भी है कि इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट मतलब बच्चे सोचने पे मजबूर हो जाए, ब्रेनस्टॉर्मिंग, वन वे मेथड नहीं, क्वेश्चंस पूछिए, बच्चे की कॉग्निटिव डिफरेंस जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो हो सके, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंस, टीचर कुड कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, बट टीचर को इंश्योर करना है कि वो हर बैकग्राउंड के बच्चों को रेफर कर पाए,
हर बच्चों को एक्नॉलेज कर पाए, किसी को ऐसा ना फील हो जैसे आप लोग हो, मैं हूँ। बायस्ड टीचर्स हमने देखे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में 2 देखे हैं। एक संध्या सरन मैम थी और एक थे सर आर के शर्मा, राइट, वो दून स्कूल में पढ़ाते थे, मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है उनका। मेरी जिंदगी में मुझे बस 2 टीचर्स मिले जो मेरे साथ बायस थे फॉर नो रीजन। मतलब एक तो बिल्कुल सही था, पता नहीं क्या हुआ, वो डिफरेंट स्टोरीज हैं क्योंकि हमने उनसे ट्यूशन नहीं ली तो वो बायस्ड हो गए एक तो, और एक को तो वैसे ही कोई इशू था, आई डोंट नो व्हाट, ठीक है, अभी तक याद है मुझे। तो आप देख पा रहे हो क्यों गड़बड़ हुई, गलत हुआ फॉर नो रीजन, अच्छा रिस्पेक्ट करते थे फिर भी, लेकिन वो मेमोरी अभी तक है, नेगेटिव मेमोरी है, ठीक है। अब दो भी से कि हाँ बढ़िया करे, तो द सेम वे एक टीचर शुड बी वेरी वेरी पर्टिकुलर कि वो हर एक को इक्वल ट्रीट करे, बायस्ड नहीं हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई अमीर है, कोई अनफॉर्चुनेट क्लास से है, कोई किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करता है, कोई कास्ट, रिलीजन, जेंडर, एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली। बायसनेस जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट द डिफरेंस। अब एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैं आपको बता रही थी भैया पेडागोजी क्या होती है और पेडागोजी के अंदर किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं एग्जाम्पल्स के तहत, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशो कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक है, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, नॉट वन इज सूटेबल फॉर एवरी, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो सब्जेक्टिव के अंदर काम आएंगे। जहां पे भी मैं एग्जाम्पल दूं समझ लेना सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पे आता है। अब नेक्स्ट एक जो टर्म आती है हमारे उसमें सिलेबस में, वो है पेडागोजिकल एनालिसिस। पेडागोजिकल एनालिसिस, चौधरी साहब आई विल आंसर योर क्वेश्चन इन द लास्ट, राइट, आपने एकदम अलग क्वेश्चन पूछ लिया पीएचडी रिलेटेड। तो अभी है पेडागोजिकल एनालिसिस, राइट। पेडागोजिकल एनालिसिस के अंदर हम मेनली 4 चीजें, पेडागोजी का एनालिसिस, पेडागोजी मतलब मुझे कैसे पढ़ाना है, हर एक का ऑब्जेक्टिव होता है ना, टीचर का ऑब्जेक्टिव होता है भैया मुझे पढ़ाना है, उसका रिजल्ट क्या है, सब कुछ ध्यान में रखना है, किस तरह मैं वो रिजल्ट ला पाऊंगी, किस तरह मैं पढ़ा पाऊंगी। तो अपनी पेडागोजी को एनालाइज करना, राइट। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, मुझे क्या पढ़ाना है, क्या कंटेंट, जो अब आप ये देख पा रहे हो, जिस तरह ये मैंने पेडागोजिकल एनालिसिस का डायग्राम बनाया है, मेरी बुक में भी है ना, बुक से ही लिया है इनफैक्ट। उसके अंदर सबसे पहला क्या है कि भैया मुझे कंटेंट क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ क्या क्या मुझे लर्निंग एक्सपीरियंस देने हैं, कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे होगे एग्जाम पास में आ रहा है, मैं एक्सपोजिटरी टीचिंग ज्यादा करती हूँ क्योंकि मुझे पता है समय कम है ना, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बच्चों को ऑप्टिमाइजेशन टाइम के अंदर आप दे दें, डिपेंड करता है। और कभी हम बहुत इंटरेक्शन करते हैं जब हमारी क्विजेस होती हैं, यस, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, कौन से आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, इवन नॉर्मल क्लासेस के अंदर भी किस तरह का एक्सपीरियंस आपको उनको देना है, ये सारा का सारा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यही नहीं, आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज आप पहले पढ़ाओगे, कौन सी बाद में पढ़ाओगे। इमेजिन करो कि अगर ये आपने पेडागोजिकल एनालिसिस में आपको पहले पढ़ा दूं और पेडागोजी का मतलब मैं आपको बाद में बताऊं, तो क्या ये सिंक बनेगा? नहीं। तो आपको सीक्वेंस भी पता होनी चाहिए कि आप किस सीक्वेंस में आप बच्चों को पढ़ाएंगे। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है इवैल्यूएशन डिवाइसेस। इवैल्यूएशन डिवाइसेस में मतलब आप किस तरह से बच्चे की रेगुलर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करोगे और कैसे सेमेस्टर एंड में या कोर्स एंड के अंदर आप उनकी कैसे समेटिव इवैल्यूएशन करेंगे, राइट। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पता है, क्लास टेस्ट हो गए, क्विजेज हो गए, क्लास के बीच में इंटरेक्शन हो गया, छोटे छोटे डीपीपीज हो गए फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे। और जैसे मैं फॉर एग्जांपल फुल मॉक लूंगी एग्जाम से पहले, ये जो मैं मैराथन्स ले रही हूँ, फाइनल मैराथन, मेगा फिनाले, एक और मैं आपका प्रॉपर मॉक लूंगी, राइट। तो वो मेरी तरफ से एक तरफ से क्या है, फाइनल चीजें है भैया, समेटिव है। और आपका जो रिजल्ट है वो तो खैर यूजीसी नेट कंडक्ट करा रही है, तो वो तो मेरे उसमें नहीं है। मैं उसको बस चाहूंगी कि मेरा स्टूडेंट इस तरह पढ़े कि वो उस एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो इस टाइम के ऊपर आपको ये सारा का सारा पेडागोजी एक टीचर को पता होना चाहिए, क्या कंटेंट पढ़ा रही है। और आप मानोगे नहीं, मैंने स्कूल में टीचर्स देखे हैं, मेरे खैर मैक्सिमम टीचर्स ठीक ही थे, मैंने यूनिवर्सिटी में से प्रोफेसर्स देखे हैं कि वो क्लास में आते थे, एक तो मेरे बहुत क्लोज हैं, ह्यूमन बीइंग मैं उनको बहुत अच्छा मानती हूँ, टीचर उनको अच्छा नहीं मानती हूँ। वो आती थी क्लास के अंदर है, उनके मेजॉरिटी रिसर्च स्कॉलर्स क्लास लेते थे और किताब खोल लेती थी, एमएड की बात कर रही हूँ, फिलोसफी, और पूछती थी लास्ट मैंने क्या पढ़ाया था, हमसे पूछ रही है लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ा था। अब ये बच्चे बताएंगे या आपको पता होना चाहिए क्लास में आने से पहले, देखा है तुमने। तो ये होता है कि यू ऑल्सो लूज रिस्पेक्ट फॉर द टीचर,
टीचर इज ऑल्सो नॉट डूइंग गुड ड्यूटी, यू शुड नो व्हाट टू टीच, क्लास में आने से पहले पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी क्योंकि ये यूनिट ही ऐसी है। डीपीपी जो होता है वो फॉर्मेटिव होता है ना नाम, हाँ वेरी गुड, फुल मॉक एक तरह से समेटिव, करेक्ट है सर, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखा ऐसे होते थे कई टीचर्स, राइट, और कई होते थे जो बहुत ज्यादा परफेक्ट होते थे। अब इंडिया के अंदर ये क्वेश्चन फिर से आता है सब्जेक्टिविटी की, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। इंडिया जो है ना वो सबसे ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। आप यूएस जाइए, यूके जाइए, आपको सिमिलर कल्चर मिलेगा, राइट, आपको कई ट्राइब्स मिल जाएंगी ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में। लेकिन भारत देश ऐसा है जहां पे हर मौसम आप देखते हो, सर्दी का मौसम भी एक्सट्रीम है, गर्मी का मौसम भी एक्सट्रीम है। यही नहीं, हमारे कई प्रांत ऐसे हैं जो सर्दियां सबसे ज्यादा देखते हैं, कई हैं जो गर्मियां सबसे ज्यादा देखते हैं, कई हैं जो बिल्कुल मध्यम सा उनका क्लाइमेट जो है वो रहता है। हमारे हर स्टेट के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स है, उसके अंदर भी डिफरेंट है कल्चर है, लैंग्वेजेस कितने हैं भाई साहब, है ना। तो ये सबको आप मैच करते हो। जैसे मेरे को जब बच्चे बोलते हैं मैम इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, अभी भी अब तो मैंने एड्रेस करना ही छोड़ दिया, क्योंकि जब एक प्योर हिंदी मीडियम की लड़की आके बच्चों को एड्रेस कर रही है, बता रही है इंग्लिश के महत्व का, मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ, फिर वही चीज आ रही है तो देन वी गिव अप, है ना, करने वाले सब कर लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं, राइट, इफेक्टिव लर्निंग के लिए कि आप इंश्योर करें कि जो सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, जो बैकग्राउंड्स हैं, जो लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं, उनको हम एक कॉमन पेडेस्टल पे लाके सबको एड्रेस करें। एक टीचर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे मैंने इकोनॉमिक बैकग्राउंड बता दिया, लैंग्वेज बता दिया, है ना, कल्चर बता दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था यप, प्रोफेसर्स की एक ग्रुप था जो मैं अपना पीएचडी कर रही थी, और उसके अंदर कोऑर्डिनेटर मुझे बनाया हुआ था मेरी प्रोफेसर ने, और बाहर बाहर से भी प्रोफेसर आए थे, तो एक ग्रुप था और उसमें मैं अकेली रिसर्च स्कॉलर थी, बाकी सब प्रोफेसर थे, क्योंकि मेरी मैम जो थी गाइड, उन्होंने करवाई थी वो वर्कशॉप। तो याद है मैंने बताया हुआ एग्जाम्पल, तो कोई सर थे या मैम थे, उन्होंने कुछ रात को, क्योंकि रात को डिस्कशन चलती थी, एक हफ्ते की वर्कशॉप थी, तो उन्होंने कुछ बोला, तो मैंने आगे से बोला यप, फिर मैंने बोला कूल, तो उसने उठा के मैसेज कर दिया मेरी मैम को कि भाई तुम्हारी भाई इतनी बदतमीज लड़की है जेआरएफ कॉल, अब बताओ इतनी रिस्पेक्टफुल, मेरे को तो आई हैव बीन कंसिडर्ड द ब्लू आइड चाइल्ड, कि अगर एक टीचर आपको दिन में 10 बार ही मिल रही है तो गुड आफ्टरनून के लिए सिर हिल रहा है, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग के लिए सिर, तो ही मैसेज और शी मैसेज माय प्रोफेसर की ये क्या है। तो अब इमेजिन करिए कि इस लेवल के ऊपर, प्रोफेसर्स के लेवल के ऊपर भी इस लैंग्वेज के अंदर इश्यूज है। तो देखिए सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड सिर्फ और सिर्फ टीचर को स्टूडेंट के साथ नहीं मेंटेन करनी है, टीचर्स को समय के साथ आगे भी बढ़ना चाहिए, मैं ये मानती हूँ, और ध्यान रखना चाहिए कुछ ना कुछ चीजों का। तो वो बेशक लैंग्वेज है, बैकग्राउंड है, बच्चे जरूरी नहीं है सभी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, कईयों के लिए आपको चीजें रिपीट करनी पड़ेगी, कई एक ही बारी में समझ जाएंगे, लेकिन ज्यादा बोरियत भी नहीं रखनी है क्लास के अंदर। सोशल कंस्ट्रक्ट इसी को कहते हैं जो मैंने आपको बताया है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है उनको हमें एड्रेस करना है। और सिंपल सी चीज है, जैसे आपको मैंने एक चीज बता दी थी यहाँ पे ही, कि सीक्वेंस में आपको चीजों को पढ़ाना है, ऑर्गेनाइज करके सीक्वेंस में आप पढ़ाएंगे ताकि कोई गैप नहीं रहना चाहिए, और बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगी। यहाँ पे लिखा है ना, लॉजिकली ब्रेकिंग करिकुलम एंड फॉर्मिंग पेडागोजिकल टेक्निक्स। जैसे मेरी एक टेक्निक है बहुत सिंपल, वो ये है कि मुझे बाकियों का नहीं पता है, लेकिन मुझे अपना पता है कि जो यूनिट होता है मैं यूनिट वाइज चीजों को पढ़ाती हूँ और सीक्वेंस वाइज पढ़ाती हूँ। उसका रीजन ये कि मैं ऐसे पढ़ती थी और मुझे ये सबसे सक्सेसफुल मेथड लगता है। ऐसे नहीं कि कभी यूनिट 8 करा दी, फिर यूनिट 1 करा दी, फिर यूनिट 5 करा दी, अपनी सुविधा अनुसार एक यूनिट जो है वो मैंने सपोज एक दिन में खत्म कर दी, एक यूनिट है जो वो मैं एक महीना चला रही, ऐसा नहीं। हर एक की अपनी स्ट्रैटेजी है ना। तो करिकुलम है आपका 10 यूनिट्स हैं, उनको ब्रेक डाउन किया है हर यूनिट को सीक्वेंस वाइज, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। वैसे ही हर टीचर को अपनी जो स्ट्रैटेजी सूटेबल लगती है वो यूज करनी चाहिए। अब क्या प्रिंसिपल्स होते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस के लिए, यानी व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, इसके बेसिक बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव्स बनने चाहिए, क्या करना चाहते हो, हर क्लास का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। हर करिकुलम के डिफरेंट डिफरेंट आप जैसे लेसन प्लान्स बनते हैं, राइट, आपकी जो क्लासेस हैं, जो रेगुलर क्लासेस हैं वो 3 से 4 महीने की होती हैं, तो वो शेड्यूल होता है ना आपके पास, होता है, और हर एक क्लास के ऑब्जेक्टिव वैसे होंगे। कौन सी क्लास के अंदर कौन सा मटेरियल लेके जाना है, कौन सा कंटेंट लेके जाएंगे, कौन से आप एग्जाम्पल्स उनको दोगे,
एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आप कौन सी एनालॉजीज दोगे। एनालॉजीज का मतलब होता है जिससे बच्चा कंपेयर कर सके, कंपैरिजन करना। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बिना एग्जाम्पल के पढ़ाया जाएगा आप पढ़ नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल से आप याद रखते हो। टीचर एक, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर से बहुत कनेक्टेड होते हैं। तो जब आप अपनी एग्जाम्पल देते हो, अपने फेलियर का, अपने सक्सेस का रिलेट करके, तो वो चाइल्ड लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रखता है। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। एनालॉजीज दीजिए जो रेलेवेंट एनालॉजीज है प्रैक्टिकल लाइफ से, आपकी अपनी लाइफ से कुछ कनेक्ट करता है, ताकि बच्चे जो है वो सीखे। लॉजिकल चीजें आपको पढ़ानी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस, ताकि गैप नहीं रहे, नो लर्निंग गैप्स। ओके। और कौन कौन से आप टेस्ट जो है वो यूज करेंगे, किस तरह आप टेस्ट करोगे, यूनिट के बाद करोगे, हर क्लास के बाद करोगे, पूरा सेमेस्टर पढ़ाने के बाद करोगे, किस तरह। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरैक्शन आपने देखा होगा, थ्योरी के नंबर होते हैं। आप एमएड में या एमए एजुकेशन के अंदर साइकोलॉजिकल लैब वर्क के अलग होते हैं, राइट। तो इसी प्रकार से आप कौन कौन से इवैल्यूएशन डिवाइसेस इस्तेमाल करोगे, मतलब टूल्स, ये आपको पता होना चाहिए। अब स्टेजेस क्या है, प्रिंसिपल्स तो आपको समझ में आ गया ना, कि हमको इन सब चीजों का ध्यान देना है, इवैल्यूएशन का, सीक्वेंस का, वही चीज रिपीट हो रही है। स्टेज क्या होता है, सबसे पहले आपको पेडागोजिकल एनालिसिस में हर यूनिट को सब यूनिट के अंदर आप डिवाइड कर लो। हर यूनिट को, जैसे आपका कोर्स बना हुआ है, अब देखो यूनिट 1 को है वो मैंने कितने सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, यूनिट 2 को कितने क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। आप किताब देख लो, जो अभी वाली किताब आई है ना, उस किताब के अंदर जो सेक्शन 1 है उसके अंदर है कि नहीं, हेडिंग्स के अंदर इंडियन वेस्टर्न फिलोसफीज के एक जैसे क्वेश्चन है, इंडियन वेस्टर्न थिंकर्स के एक जैसे क्वेश्चन है ना, सोशियोलॉजी के दोबारा क्वेश्चन है, करेक्ट। तो इस तरह से आपको हर यूनिट को एक यूनिट को एक क्लास में नहीं पढ़ा सकते। तो आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा कि एक टीचर है, यूनिट ब्रेक डाउन करो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आप वो पढ़ाएंगे। अरे भाई पहले बता दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, ठीक है, हम तो फॉलो करते हैं, आपको बता देते हैं। इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखो, यूनिट छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट करिए। क्लास के दौरान इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने स्टूडेंट्स को आप जरूर बताइए। दूसरा, ये स्टार्ट करने से पहले इंश्योर करिए कि बच्चों की क्या प्रीवियस नॉलेज थोड़ी बहुत है ना, आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम कुछ नया सा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास में आऊँ, ठीक है, हमने स्टार्ट किया स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है, मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई, नंबर क्या होता है, रेंज क्या है, मीन क्या है, मीडियन क्या है, अच्छा स्टैंडर्ड डिविएशन क्यों बना, वेरिएंस क्यों बना, कैसे बना। अब इमेजिन करो पहली ही स्टार्ट की क्लास में अगर मैं आपको एनोवा पढ़ा दूं, तो आपको तो समझ ही नहीं आएगा कि वेरिएंस क्या है, आपको तो समझ में नहीं आएगा वेरिएंस का फॉर्मूला ऐसा क्या है, करेक्ट। अगर उसी प्रकार से मैं आपको काई स्क्वायर सीधा ले जाऊं, मैं बताऊं ना कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आता है, या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, तो दैट इज द रीजन वाई वी से कि पहले बेस स्ट्रॉन्ग करो, एकदम से कोई नई यूनिट लेके मत जाओ, ताकि लर्निंग गैप ना रहे, ताकि आप जो आगे पढ़ाने वाले हो उसका बेस बच्चे में क्लियर हो। तो आप उसकी पीकेटी भी कर सकते हो, यानी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग भी कर सकते हो। हर यूनिट सब यूनिट का ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे आज की क्लास का है कि मुझे स्टूडेंट्स को पेडागोजी और पेडागोजिकल एनालिसिस के बारे में बताना है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में बताना है। जो मेरी नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं आपको असेसमेंट के बारे में बताऊंगी, राइट। तो मेरी दोनों क्लास के ऑब्जेक्टिव्स अलग हुए ना। तो उसी प्रकार से जैसे आपने यूनिट को सब यूनिट्स में डिवाइड किया है, तो ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होंगे। रिसर्च की यूनिट अगर मैं पढ़ा रही थी तो मुझे क्या था कि बच्चे रिसर्च के बारे में सीख, है ना, फंडामेंटल रिसर्च जिस दिन पढ़ाया उसके बारे में, स्टैट्स की जब पढ़ाई तो स्टैट्स के बारे में। उसी प्रकार से डिफरेंट होना चाहिए, उसी के हिसाब से आप अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे। एक्सपोजिटरी क्या है, राइट, उसके बाद आप एग्जाम्पल्स दोगे। तो ये ना स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं, कि पहले यूनिट को आपने डिवाइड किया, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। बच्चे की एक बारी आपने बैकग्राउंड बनाई हुई है, बहुत बढ़िया, पीकेटी एक बारी कर लो। जो आप पढ़ाने जा रहे हो उसके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव लिखे होने चाहिए, किस तरह पढ़ाओगे और किस तरह आप एनालॉजीज, किस तरह इलस्ट्रेशंस दोगे, ये बहुत। अभी तक किसी को कोई डाउट है? अभी नहीं तो मैं लेवल्स ऑफ टीचिंग करवाऊंगी, जो कि आपके पेपर 1 में भी है।
Okay, do we have any doubt? Do we have a doubt? पक्का? एक बार स्टेजेस समझा दीजिए। भारती क्या स्टेज है? देखो बेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी यूनिट है। हम कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं अभी? भारती पेडागोजी पढ़ रहे हैं। तो भैया पता होना चाहिए कि भैया हम अभी कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 7, जो कि है पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट। ठीक है भाई, पहले प्रियंका मैम को ये पता होना चाहिए, है ना? पता होना चाहिए ना भारती? ठीक है, उसके बाद इस यूनिट को मुझे पता है कि मेरे को मेरी जो पहली क्लास होगी वो पेडागोजी और पेडागोजिकल एनालिसिस। ठीक है, मेरी दूसरी क्लास जो है वो असेसमेंट के ऊपर होगी, राइट। मेरी तीसरी क्लास में मैं अपने स्टूडेंट्स को एंड्रोगोजी के बारे में बताऊंगी। फिर मैं अपनी चौथी क्लास में मैं उनको ये बताऊंगी कि एंड्रोगोजी के अंदर जो है असेसमेंट्स कैसे होती हैं, राइट। एंड्रोगोजी की मैं असेसमेंट्स के बारे में उनको बताऊंगी। अच्छा, फिर मेरी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं स्टूडेंट्स को ये बताऊंगी कि इंटरैक्शन एनालिसिस क्या होता है, फॉर एग्जांपल फिएक्स और के बारे में बताऊंगी। फिर मैं उनको एक बारी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी करवा दूंगी, राइट, और फिर मैं उनको रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी करा दूंगी। अब मैंने ये कर लिया कि नहीं कर लिया? भारती, सुस्मिता, ओके, सो नाउ यू गेट इट। क्लास में आने से पहले, कोर्स चलाने से पहले टीचर को क्लियर होना चाहिए। अब तो ये एक यूनिट है, उसी प्रकार से 10 की 10 यूनिट्स आप लेके चलो। क्लियर है? हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो आपका कंटेंट रेडी होना चाहिए। पहली स्टेज तो ये होगी ना कि भाई सब कुछ ओवरऑल पता होना चाहिए। आप फिर क्या पढ़ाने जा रहे हो आपको पता होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ये यूनिट, तो मैं मान के चल सकती हूँ कि मैं लेक्चर के ऊपर फोकस कर सकती हूँ, या मैं थोड़ी बहुत इंटरेक्शन, डाउट क्लियरिंग, ये सब जैसे मैं आपका भी कर रही हूँ, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको स्टैट्स पढ़ा रही थी तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा रही थी। न्यूमेरिकल्स क्या मैं आपको ओरल पढ़ा रही थी, या मैं न्यूमेरिकल्स आपको बोर्ड पे करके दिखा रही थी? न्यूमेरिकल्स हम बोर्ड पे करके दिखा रहे थे, ऐसा तो नहीं मैं लेक्चर मेथड में आपको बता रही थी। जब मैं मीन बता रही थी मैं करके बता रही थी, मैंने हार्मोनिक मीन फॉर्मूला लिखा था फिर भी मैं लिख के बता रही थी, है ना? तो दिस इज व्हाट इट इज कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, उसको किस स्ट्रैटेजी से पढ़ाओगे ये पहले पता होना चाहिए। अगर प्रियंका मैम आज की क्लास में घुसती है तो प्रियंका मैम को पर्टिकुलरली पता होता है एक दिन पहले ही कि कौन सी यूनिट है, मतलब टिप्स के ऊपर है, कौन से दिन क्या पढ़ाना है। और जिस दिन पढ़ाना है उससे पहले के दिन में, मतलब मैं अपना बता सकती हूँ कि मुझे सब पता होता है कि what I'm going to teach, right? आपको जो मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ, आपको करवाने से पहले आई गो थ्रू देम। ये मैंने आज तक कभी बताया नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। और क्योंकि पीपीटीज कहीं और से बन के आती, कभी कभी एसएमईज को मैं बोल देती हूँ कि आप बना दो, राइट। उसका रीजन क्या है कि मुझे लगता है कभी कभी ऐसा तो नहीं कि मैं टीचर हूँ, मैं बायस्ड ना हो जाऊं कहीं पे कि मेरी पर्टिकुलर अपने हिसाब से, तो अनबायस के लिए, रैंडम के लिए मैं एसएमई को बोलूंगी कि चलो तुम मॉक बनाओ एक थर्ड पर्सन की तरह, जो मुझे भी नहीं पता, मेरे स्टूडेंट्स को भी नहीं पता, एंड लेट्स डू इट। और ऑब्वियसली किताब लिख दी है तो 2014 से लेके 2024 प्लस सेट क्वेश्चन सारे किए हुए हैं, राइट। तो ऑब्वियसली तो जब मॉक बनता है तो वो एक अलग वे से कोई बना रहा है तो वो हमारे लिए भी नया होता है, राइट। सो यू नो इट हाउ यू हैव टू डू। तो अब मैं एक ही दिन में तो ये सब नहीं पढ़ा दूंगी ना, पहले मेरे को ये होगा, फिर मुझे अगर मुझे ये पढ़ाना है, अच्छा मैं इससे पढ़ाऊंगी लेक्चर मेथड। अच्छा, पढ़ाने से पहले मैं बच्चे की पीकेटी कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, अगर मुझे बच्चे को इवैल्यूएट साथ साथ में करना है, ठीक है, नहीं तो लास्ट में मैं एक बारी ये इंश्योर कर लूंगी पीकेटी से कि कोई नॉलेज गैप जो है वो बच्चे में नहीं होना चाहिए, बच्चे के अंदर कोई भी नॉलेज गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए अयंतिका का अलग ही चल रहा है, बताती हूँ अयंतिका, तुम्हारे डाउट भी क्लियर करती हूँ। ठीक है, ओके ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तमन्ना, पर इसका स्पेलिंग ठीक करो, यूटगॉगी का स्पेलिंग ठीक करो पहले। तो ये आप देख रहे हो, अभी किसी को भारती वगैरह आप लोगों को डाउट आपका क्लियर हुआ कि आप जब बेटा लेसन प्लान बनाते हो ना, तो लेसन प्लान है ये कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बच्चों को एग्जाम्पल्स कैसे देने हैं, जो मैं आपको ये लेक्चर में पढ़ाऊंगी, जो मैं कंटेंट में पढ़ाऊंगी, मुझे एग्जाम्पल्स कौन कौन से देने हैं पता होना चाहिए। अगर मैं आपको स्टैट्स पढ़ा रही हूँ, मैं स्टैट्स का एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ तो मैं टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल दूंगी, कोई जनरल एग्जाम्पल दूंगी, कोई अपना एग्जाम्पल दूंगी, ये कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर।
ये स्टेप्स हैं। पहले ह्यूटागोजी के स्पेलिंग सही लिखो, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। उससे पहले लेवल्स ऑफ टीचिंग कर लेते हैं, ठीक है? Okay, all right. Now this I think you have done in paper 1 also. So there are 3 levels of teaching. Okay, memory level, understanding level and reflective level. So as I say कि ये जो नेट वाले होते हैं ये हमारी क्लासेस बहुत डिटेल में देखते हैं, आपको आइडिया नहीं है, ठीक है? जब ये किताब आई है, मैं बताना नहीं चाहिए मेरे को, बट मैं बता रही हूँ, 2 बुक्स गई हैं ऑफिस में हमारी। ये मेरे को बताना नहीं चाहिए लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो इसका वेरिफिकेशन भी है मेरे पास प्रॉपर। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये लोग बहुत क्लोजली हमको वॉच करते हैं, ये बहुत क्लोजली देखते हैं। एजुकेशन के कितने मेन टीचर्स कौन है जो नेशनल लेवल पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है? वो क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमारे लिए हमारा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। ये एनटीए वाले तुमको यहाँ पे बेवकूफ बना सकते हैं, ये एनटीए वाले यहाँ पे घुमा सकते हैं, ये यूजीसी नेट वाले यहाँ से। तो ये कोशिश करते हैं हमारे भी लूप होल्स कैसे निकालेंगे, सब्जेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा घुमा डालेंगे। ऐसा तो नहीं ना कि प्रियंका मैम ने कहा है एनसीटी के 3 पॉइंट्स याद कर लेना, 73, 93, 95। तो अब ये कुछ ऐसा बनाएंगे ना जो इससे डिफरेंट है, तभी तो ये लोग डिफरेंट होंगे, तभी तो ये लोग जो है वो डिफरेंटली आपको फ्रेम करके देंगे क्वेश्चन, राइट? तो ये आपका जानना जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे आ जाएगी, कौन सी चीज किस लेवल पे पूछी जा सकती है। ये आपको सिर्फ एक अच्छे स्टूडेंट को जो रेगुलर पढ़ रहा है उसको ये सिर्फ कॉन्फिडेंस ब्रेकर क्वेश्चन मैं कहती हूँ वहीं पे फंसा सकते हैं, और वो होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिनको अगर फ्रेम किया है तो भाई हम लोग भी पागल हो जाते हैं, बाद में समझ में आती है, क्योंकि हमें नहीं पता ना उसके दिमाग में कैसा है। देखिए, एक बात होती है शट द डोर कहना, एक नॉर्मल इंसान कह रहा है शट द डोर, लिखा तो शट द डोर है, कोई ऐसे बोले शट द डोर, अब लिखा है उसका थॉट क्या है, शट द डोर। एक है जो बोल रहा है शट द डोर, पोलाइटली बोल रहा है। अब वो लिखा था भैया, हमको नहीं पता एग्जामिनर ने किस भाषा में वो लिखा है, क्या वो चाहता है, तो वो आपको सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फंसा सकते हैं। सब्जेक्टिव भी ज्यादा जब सब्जेक्टिविटी लाते हैं तो उसके अंदर जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो कीवर्ड्स कैच कर ले, वो लूप होल, वो तुम्हारा लूप होल ढूंढ रहा है ना, तो तुम उसका लूप होल ढूंढ लो, वो तभी ढूंढ पाओगे जब तुम कॉन्फिडेंट हो, डरोगे नहीं कि भैया क्या है, मैंने पढ़ा हुआ है ना सब कुछ, कहाँ से क्या आ जाएगा। This is how you approach your teaching and this is how you approach your learning. So as a teacher, if I come and teach here, मेरा यहाँ पे फर्ज है तुमको बताना यहाँ फंसोगे, यहाँ फंसो। कल की क्लास में क्या हुआ मैं आपको बता रही हूँ, पहले तीनों की तीनों चारों क्वेश्चंस करवा दिए, लेकिन लास्ट में जब करवाया, राइट? तो ये चीज होती है, इसका खूब फायदा उठाया करो, राइट? तो ये अब हम आते हैं इस टॉपिक के ऊपर जो कि है लेवल्स ऑफ मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल। ये 3 मेन लेवल्स होते हैं और ये तीनों के तीनों हर उम्र में बच्चे कई सोचते हैं कहाँ से पढ़ के आते हैं ये खत्म हो गया एक उम्र के बाद, नहीं, याद रखिए आपकी हर स्टेज में, वो बेशक मैं इस स्टेज पे हूँ, आप हो, हमारे ये तीनों लेवल्स हम इस्तेमाल करते हैं, बस इंटेंसिटी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है? जब आप छोटे बच्चे हो तो मेमोरी लेवल के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, फिर आप बीच में थोड़े बड़े आ रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, तो मेमोरी आप पीछे नहीं छोड़ोगे, मेमोरी के ऊपर थोड़ा कम फोकस होगा। रिफ्लेक्टिव अभी डेवलप नहीं हो, फिर थोड़ा सा आप और बढ़ते हो, रिफ्लेक्टिव शुरू हो गया, फिर थोड़ा और ज्यादा जैसे एडल्ट हो तो रिफ्लेक्शन ज्यादा डेवलप हो गया, अंडरस्टैंडिंग भी है और मेमोरी भी है। अगर मेरे पास नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो भैया मैं नाम याद कर रही हूँ ना जो रेगुलर हैं, ऐसा तो नहीं कि स्टेज पे आगे हम सिर्फ रिफ्लेक्टिव यूज कर रहे हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि हर उम्र में ये तीनों के तीनों अपने को काम आते हैं, जस्ट दैट आपको और टीचर्स को समझाने के लिए, जो नए नए टीचर ट्रेनिंग होते हैं उनको बताने के लिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप मेमोरी पे फोकस कराते हो, जो थोड़े बड़े हो जाते हैं उनको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हो, और जो एडल्ट टाइप के हो जाते हैं उनको आप रिफ्लेक्टिव के ऊपर फोकस करते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड द स्टेज ऑफ द चिल्ड्रन वी यूज डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। ओके, अनदर थिंग, ये वाला जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे जो यूट्यूबर्स मैं बोलूंगी वो यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, मेमोरी लेवल को, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, डाउट्स पूछते हैं, तो मुझे आंसर करना होता है तो मुझे समझ में आ जाता है। मेमोरी लेवल जो है कहीं पे दिखा होगा थॉटलेस, देखा है आपने? कई लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे पास बच्चों के डाउट्स आते हैं और फिर वो मेरे को चीजें दिखाते हैं तो मुझे पता है, वो बोला जाता है थॉटलेस।
भैया ये थॉटलेस नहीं है। एक इंसान जब पूरा हो जाता है, मतलब जब मर जाता है या वो पैदा नहीं हुआ होता, वो थॉटलेस तब होता है। दिमाग के अंदर थॉट तो आते ही हैं। तमन्ना, लास्ट के अंदर थैंक यू फॉर राइटिंग द करेक्ट स्पेलिंग। लेट मी फिनिश दिस एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू। ओके, शैल वी फिनिश दिस? वेरी गुड फॉर राइटिंग द राइट स्पेलिंग। ओके, हाँ, थॉट लेवल बताते हैं। तो भैया थॉट तो दिमाग के अंदर, छोटा बच्चा है उसके दिमाग के अंदर थॉट आ रहा है, तभी तो वो ऐसे ऐसे करके आपको बता रहा है कि मेरे को चाहिए, है ना, या उसको कोई दर्द हो रही है, या उसको पानी चाहिए, या उसको कोई अपने साथ चाहिए। लीस्ट थॉटफुल, मतलब इतना दिमाग नहीं चल रहा, लेकिन दिमाग भैया उसका चल रहा है। कोई बात नहीं तमन्ना, इसलिए आप इसको थॉटलेस कभी नहीं बोलोगे, इसको हमेशा बोलोगे कम थॉटफुल, लीस्ट थॉटफुल। थॉट्स थोड़े कम चल रहे हैं बच्चे के, इतना ज्यादा। जैसे हम लोग ओवर थिंकर्स बन जाते हैं, बच्चा ओवर थिंकर नहीं। ठीक है, तो ये हर्बार्ट ने दिया था मेमोरी लेवल। उसके बाद हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है उसको हम बोलते हैं थॉटफुल। बच्चा जो है वो अच्छा सा सीखना शुरू हो गया है, समझना शुरू हो गया, वो प्रश्न पूछता है आपसे। देखा आपने, जैसे बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, अच्छा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वो पूछते हैं, मम्मियों से पूछते हैं, अच्छा मैं कैसे आया या मैं कैसे आई, अच्छा मरने के बाद क्या होता है, अच्छा वो ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, अच्छा अगर आज छोटे बच्चे मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारे जाना, क्यों जाना है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो यहाँ पे उनकी थिंकिंग डेवलप होनी शुरू हो गई, यानी दे स्टार्टेड थिंकिंग। और ये जो लेवल है ये दिया था मॉरिसन ने। ठीक है, उसके बाद है बड़े बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, एडोलेसेंट बन गए हैं या एडल्ट हो गए, तो हम ज्यादा सोचते हैं क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस आ गया है ना। और जितना एक्सपीरियंस आएगा आप सोचोगे। एक बारी धोखा खाओगे, दो बारी धोखा खाओगे, तीसरी बारी चौथी बारी आप धोखा नहीं खाओगे, अगर आप थोड़े से स्टेबल हो। अगर मूर्ख हो तो खाते रहोगे धोखा बार 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 बार, है ना। तो सोचते ज्यादा हो, बड़े हो जाते हो। तो ये जो दिया था, ये दिया था हंट ने, बिजी ने इनकी मदद की थी, तो बिजी एंड हंट ने दिया था। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो ये है स्टूडेंट्स की इन तीनों को मैंने जो देखा है, मेरी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, कि ये तीनों ना हम 5 लेवल्स के ऊपर पढ़ते हैं। वो है फोकस, मतलब टीचर क्लास के अंदर फोकस कैसे करता है, सिंटेक्स कैसे करता है, ठीक है, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, यहाँ तक तो हर जगह लिखा होता है। लेकिन ये आई थिंक 2021 के पेपर में इन्होंने बहुत स्मार्ट रोल प्ले किया था, इवैल्यूएशन नहीं लिखा होता। किताब में आपको मिलेगा, लेकिन जो मैंने बाकी नोट्स देखे हुए हैं वहां पे इवैल्यूएशन नहीं होता है जनरली। तो बुक आने के बाद शायद चीटिंग कीटिंग करके कर दिया होगा इन लोगों ने, और ये 2021 में इन्होंने पूछा। तो ये तीनों के तीनों लेवल्स का, फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और इवैल्यूएशन के ऊपर डिविजन होता है। सिंटेक्स के अंदर डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं, ये बात अलग है। फोकस के अंदर तो हमेशा याद रखो, इवैल्यूएशन इज द 5th स्टेप ऑफ ऑल द 3 लेवल्स। ओके, लेट मी स्टार्ट विद सबसे पहले मेमोरी लेवल। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों के अंदर 5 स्टेप्स होते हैं, राइट। तो एक क्लास जो है वो मेमोरी लेवल किसमें, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा प्री नर्सरी में है, ठीक है, प्री नर्सरी में सपोज स्टूडेंट है ना, फिर थोड़ी देर के बाद वो नर्सरी में आ जाता है, नर्सरी के बाद वो प्रेप में एलकेजी में आ गया सपोज, है ना, यूकेजी में आ गया, एक्सेट्रा। ये जो छोटे क्लासेस होते हैं, तो यहाँ पे जो टीचर है वो क्या करेगी, सबसे पहले वो उनको नॉलेज देगी जो उनको याद करनी है ना, एग्जाम्पल के ऊपर क्लासेस। तो उसको क्लास के अंदर आना है, बच्चे को क्या सिखाएगी भैया, फैक्चुअल नॉलेज क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में नॉलेज है कि नहीं, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, एक्सेट्रा जेड। फिर वो उनको, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, फिर उनको वो नंबर बता रही है, 1 के बाद 2, 2 1 से बड़ा होता है, 3 4, ऑल ऑफ दैट। ये उसको फोकस में पता होना चाहिए, बच्चे को बताना है। फिर उसकी कोशिश होनी चाहिए कि भैया जो मैंने स्टूडेंट्स को मैं जिस तरह बता रही हूँ वो इस तरह बताऊं कि बच्चे उसको मेमोराइज कर पाए इजीली, मेमोराइज कर पाए इजीली, ताकि देर तक याद रहे। और फिर फोकस उसका होता है कि जो बच्चा है जब उससे वो प्रश्न पूछे तो वो बता पाए। जैसे मैं, बहुत सिंपल है, आजकल हम सब कुछ झटपट चाहते हैं, सब कुछ झटपट, एवरीथिंग राइट। मैम ये बता दो, मेरे दिमाग में आता है कि भैया हम तो नहीं ऐसे पूछते थे, हम तो मैम के पास तब जाते थे जब हम सब बुक्स छान मारते थे, गूगल छान मारते थे, कुछ नहीं मिलता था, फिर जाके हम मैम से पूछते थे। आजकल क्या है, अरे समय बचाने के लिए सीधा मैम से पूछ लो,
सीधा सीधा, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, यू पीपल आर वेरी थॉटफुल, टॉकिंग अबाउट अदर्स। ओके, तो कि ऐसे जो भी दिमाग में मैम ऐसे बता दो फटाफट, इसको बोला जाता है जहां पे भी आप मेहनत नहीं करोगे, जहां पे आपको लगेगा फटाफट चीज आपको मिल जाए, उतनी फटाफट आप उसको भूलोगे। जो चीज आपको जितनी इजीली मिलती है, जहां पे आपको कम मेहनत करनी पड़ती है सर, तो वो आप उतनी जल्दी भूल जाते हो। तो यहाँ पे फोकस यही करना है टीचर को, इस तरह पढ़ाए, इस तरह सीक्वेंस से वो पढ़ाए ताकि बच्चा लॉन्गर ड्यूरेशन तक याद रखे, और जब उसको वो चीज उससे रिपीट करवाई जाए, उससे क्वेश्चनिंग कुछ देर के बाद कराई जाए, तो आप उसको सही से कर पाओ। ठीक है, इसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊं कहाँ पे होता है, मैं आपको बताती हूँ, यूजीसी नेट में बताती हूँ, मेमोरी लेवल का। जब आप क्वेश्चंस गलत करते हो ना, जब क्वेश्चंस आपने गलत करने शुरू कर दिए, तो आपको नेक्स्ट सेट पे नहीं जाना। आपने जो क्वेश्चंस गलत किए हैं, ऐसा नहीं करना अरे मेरे 74 और 100 आ गए अब आगे बढ़ से, नो। जो 74 आए हैं, फोकस होना चाहिए कि मेरे 26 क्वेश्चन कौन से गलत हुए, क्यों गलत हुए। जब तक 100 में से 100 ना आए, 26 को करो प्रैक्टिस, 2 दिन के बाद फिर से 26 को प्रैक्टिस करो। आप देखोगे कभी भी नेक्स्ट टाइम पे अगर आप 26 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, एक बारी याद करके दोबारा अटेम्प्ट करना, सेम दिन फिर भी 26 सही नहीं हो, तो उन 26 को आपको 3 दिन 4 दिन रिपीट करना है ताकि वो ओवरऑल कवर हो। दिस इज वेयर आई फील दैट मेमोरी लेवल में फोकस जो है वो काम आता है। हम लोग कर रहे हैं ना, अभी थोड़ा कम करते हैं बट करते हैं, सोचते ज्यादा है बट इट इज यूज। फिर जो नेक्स्ट आता है, इसके अंदर 5 स्टेप्स होते हैं सिंटेक्स के अंदर। प्रेजेंटेशन, प्रेपरेशन, सबसे पहले बच्चों को प्रिपेयर करना, रेडी रखना, ठीक है, प्रेजेंट करना है। आप उनको एग्जाम्पल्स दे सकते हो समझाने के लिए, बच्चों को एक दूसरे के साथ वैसे कंपेयर नहीं करना चाहता अब किया जाता, बट आपने सपोज उनको कोई एक्टिविटी मेथड से प्रोजेक्ट करवाया है, या छोटा सा कुछ क्ले से टॉय बनाने के लिए बोला है, कुछ भी करवाया है, ड्राइंग करवाई है, तो आप एक दूसरे के साथ उसको कंपेयर कर सकते हो। कैसे वो चीजें जनरलाइज होंगी, फॉर एग्जाम्पल आपने उनको काउंटिंग सिखाई है 1 2 3 4 5, अब सेम काउंटिंग एप्पल्स पे भी अप्लाई हो रही है, ऑरेंजेस के ऊपर भी अप्लाई हो रही है, ग्रेप्स के ऊपर भी अप्लाई हो रही है। जनरलाइजेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तुमने सपोज यहाँ पे प्रेजेंट किया मैटर, है ना, ये आपने नंबर्स आपने उनको सिखाए, आप उनको सपोज ये बता रहे हो 1 कैसे डिफरेंट है, एक ऑरेंज दिखा दिया, एक बास्केट के अंदर 2 ऑरेंजेस दिखा दिए, है ना, 3 दिखा दिए। फिर उसके बाद आप उनको ये भी बता रहे हो कि भैया एप्पल्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज से कैसे डिफरेंट होते हैं, राइट। बट फिर आप उनको ये भी बता रहे हो कि ये जो काउंटिंग है, ये एप्पल की हो, ऑरेंज की हो, ग्रेप्स की हो, कुछ भी हो, वो जनरलाइज होगी, है ना। ये पेन है, ये 1 पेन है, करेक्ट। लेट इट बी ये मेरे पास 1 2 पेन और आ गए, तो ये 3 पेन है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल बुक्स हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे मेरे पास ये बुक पड़ी हुई है, राइट, ये एक बुक है, ये दूसरी बुक है। अब सेम काउंटिंग इस पे लगेगी ना, ये 2 बुक्स हैं, काउंटिंग पेन्स पे भी लगाई थी, काउंटिंग किताब पे भी लगाई थी। तो इस हिसाब से क्या होता है कि जनरलाइजेशन, राइट। अल्फाबेट्स है, फॉर एग्जाम्पल आपने उनको सिखाया कि AEIOU क्या होता है, वैसे इस लेवल पे इतना नहीं सिखाते हैं एग्जाम्पल पे, कि जो भी शब्द ए से शुरू होता है पहले एन लगता है, कोई भी शब्द ई से शुरू होता है तो एन लगता है, तो दे आर जनरलाइज, राइट, अप्लाई कर पाए। आपने उनको जनरलाइजेशन के अंदर सिखा दिया कि भैया एप्पल काउंट करो, ऑरेंज करो, काउंटिंग सेम लगेगी। अब क्या है, कोशिश होनी चाहिए बच्चा अप्लाई कर पाए। ओके, तो ये है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ना इधर कर देना, ये या ये इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। नेक्स्ट होता है सोशल सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, देखिए कोई भी हेल्प है, कोई टीचर आपको प्रेज कर रहा है, वर्बल प्रेज, इंकरेजमेंट हो गया, आपके फ्रेंड्स अगर अच्छे हैं, कई स्कूल्स होते हैं जहाँ पे नैनी हेल्प भी होती है या मेड हेल्प भी होती है, जो सपोर्टिंग टीचर्स होते हैं वो। फिर उसके बाद आपका दूसरा जो होते हैं वो होते हैं टीचिंग लर्निंग एड्स, जो कि आपके सपोर्ट डिवाइसेस के। सोशल सिस्टम मतलब पीपल अराउंड, टीचर अराउंड, योर पीयर्स अराउंड, और सपोर्ट के अंदर आगे आपके टीचिंग लर्निंग एड्स। और भैया इवैल्यूएशन किस तरह करोगे, ओरल टेस्ट ही लोगे ना बेचारे बच्चों को, या बोलोगे ड्राइंग की है तो ड्राइंग करके दिखा दो, है ना। रेसिटेशन से आप बच्चों को पूछ सकते हो, ओरल टेस्ट उनसे ऐसे तो नहीं लिखवाओगे इस लेवल के ऊपर, तो किस तरह इवैल्यूएशन, ये होना चाहिए। जनरलाइजेशन कैसे करते हैं, आप कोई चीज सीखते हो, राइट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आपने बच्चे को बता दिया काउंटिंग क्या होती है, ठीक है।
1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब बच्चा समझ गया। ठीक है, आपने उसको ये सिखा दिया है कि भैया एप्पल्स कैसे दिखते हैं, आपने उसको सिखा दिया ऑरेंजेस कैसे दिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको सिखा दिया ग्रेप्स कैसे दिखते हैं, स्ट्रॉबेरीज बच्चा समझ चुका है। ठीक है, अब क्या है, अब आप उसको नेक्स्ट बता रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 उसको एप्पल्स दिखा दिए, तो बच्चा उसको 2 बोलेगा। आप उसको ऑरेंजेस 2 दे रहे हो तो वो 2 बोलेगा, 3 ऑरेंजेस दे रहे हो तो वो 3 ऑरेंजेस बोलेगा। तो आप उसको ग्रेप्स दिखाओगे तो ग्रेप के ऊपर भी काउंटिंग लगाएगा। आर यू गेटिंग? तो आपने उसको काउंटिंग तो सिखाई है, अब काउंटिंग वो जनरलाइज, आपने उसको फ्रूट्स का डिफरेंसेस या फॉर एग्जांपल फ्लावर्स, आपने उसको रोज बताया है मैरीगोल्ड से कैसे डिफर करता है, मैरीगोल्ड जो है वो सनफ्लावर से कैसे डिफर करता है, लिली से कैसे डिफर करता है। अब आप उनके सामने फूल रख दो या बुके रख दो और आप बोलो काउंटिंग करो, तो भैया काउंटिंग उन्होंने ऑरेंजेस पे भी लगाई थी, उन्होंने ग्रेप्स पे भी लगाई थी, वो रोजेस पे भी लगा देंगे, जो भी आप उनको फूल पत्ते दोगे वो उस पे भी लगा देंगे। तो दिस इज हाउ यू जनरलाइज। ओके, अभी तक किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए, पानी पी लेती हूँ तब तक। नो डाउट मैम, कंपैरिजन में ओल्ड फैक्ट का न्यू फैक्ट में करें या जिससे सिमिलर है या डिसिमिलर है, सब कुछ के अंदर सब कुछ आएगा ना बच्चे, किसी भी तरह से कोई रोक टोक थोड़ी ना है जिस लेवल के ऊपर चीजें होती है। अब बच्चे को आप काउंटिंग सिखा रहे हो तो वो भी एक तरह का फैक्ट है, आप उनको अल्फाबेट सिखा रहे हो वो भी एक तरह का फैक्ट है, राइट। आप उनको वॉबल्स बता रहे हो ए ई आई यू होता है, क्यों वॉबल्स कहा जाता है, क्योंकि ऐसे जो शब्द हैं उनके आगे एन यूज होता है, तो बच्चा उसको लगाएगा। आपने उसको फैक्ट सिखा दिया, आपने उसको डिफरेंस बता दिया कि ऑरेंज के आगे एन लगेगा, स्ट्रॉबेरी के आगे ए लगेगा, डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया, कंपैरिजन हो गया कि नहीं हो गया, या ऑब्वियसली इट्स मोर ऑफ रोट लर्निंग एंड इट इज मोर ऑफ टीचर सेंटर्ड, क्योंकि टीचर डायरेक्टेड होता है ना ये, तो यहाँ पे टीचर डायरेक्टेड ज्यादा होता है। ओके मैम, मॉडल लेवल्स ऑफ टीचिंग और मॉडल्स ऑफ टीचिंग दोनों सेम या डिफरेंट होते हैं? देखिए, मॉडल्स ऑफ टीचिंग बहुत होते हैं, ठीक है। कई थिंकर्स हैं, कई टीचर्स हैं जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग के अंदर इसको पढ़ा देते हैं, लेकिन लेवल ऑफ टीचिंग 3 ही होते हैं, वो होता है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और, ठीक है। मॉडल्स तो बहुत सारे हैं भैया, ऐसे मत करो, टीचर एजुकेशन में भी पढ़ाए तुमको, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, शूलमैन ने दिया है, डेंगन ल्यूक ने दिया है, हैबरमैस ने दिया है, अलग लेवल के ऊपर मॉडल्स दिए हैं, पेडागोजी, बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेवल्स 3 ही हैं, मेन 3 लेवल, रिफ्लेक्शन से ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। क्या होता है अंडरस्टैंडिंग? तुमको पता है बच्चे का थोड़ा सा समझ उसको आना शुरू हो जाता है, छोटा बच्चा है, उसको तुम बोले जा रहे हो बिल्कुल नया बेबी है, ये मम्मी है, ये पापा है, नाना है, नानी है, मामा है, मामी है, चाचा है, चाची, अब थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। अब वो तुमसे पूछ रहा है इसको चाचा क्यों बोलते हैं, चाचा का रिलेशन क्या होता है, उसको मामी क्यों बोलते हैं, मामी को चाची क्यों नहीं बोलते, ठीक है। बुआ का डिफरेंस क्या होता है, मासी या मौसी का डिफरेंस क्या होता है। अब वो बच्चा तुमसे ऐसे प्रश्न पूछता है और वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि माँ की बहन को मौसी बोलते हैं, पापा के भाई को ताऊ जी बोलेंगे, बड़े भाई हैं तो ताऊ जी, छोटे हैं तो चाचा जी बोलेंगे, तो डिफरेंसेस समझता है एग्जाम्पल के तौर पर। तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप होती है। शिवेंद्र, वंडरफुल, आई होप योर एम इज फॉर जून, ओके, इफ दिस इज योर फर्स्ट क्लास। तो फोकस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है टू डेवलप मास्टरी, लर्निंग कंटेंट को अच्छे से समझना, प्रोफिशिएंसी डेवलप करना, आप जो भी कॉन्सेप्ट उनको समझा रहे हो उसके अंदर उनको बच्चों को प्रोफिशिएंसी हो। तो ये हमेशा आइडिया सेंटर्ड होगा ना, कॉन्सेप्ट सेंटर्ड होगा,
कि भैया जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बच्चे को अच्छे से समझ में आना चाहिए, राइट। उसके बाद ही बच्चा उसको अच्छे से अपने दिमाग के अंदर, जिसको हम कहते हैं ना एकोमोडेशन का प्रिंसिपल, अपने दिमाग में बिठा पाएगा। व्हेन आई से पर्सनालिटी, यहाँ पे लिखा होगा पर्सनालिटी का मतलब है टू ईच इट्स ओन। अगर मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, नया कॉन्सेप्ट, तो जो शिवेंद्र है उनके दिमाग में अलग तरीके से बैठेगा। उनसे आप पूछोगे अलग लैंग्वेज में बताएंगे, आप मानसी से पूछोगे वो अलग लैंग्वेज में बता देगी, है ना। किसी को पूरी तरह समझ में आया, किसी को कम समझ में आया। जिसका बैकग्राउंड नॉलेज है उसको पूरा समझ में आ गया, जिसका नहीं है वो भी सीख रहा है। तो इस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से इंसान का कोशिश होती है, टीचर की कोशिश होती है कि सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस करते हुए कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ाए और बच्चों के माइंड में जो ये चीजें हैं वो जो है वो आए और आइडिया स्प्राउट होने शुरू हो जाए, मतलब अपनी थिंकिंग डेवलप होनी शुरू हो जाए। स्प्राउटिंग का मतलब समझते हो, आइडियाज डेवलप होने शुरू कर। उसके बाद आता है हाँ सिंटेक्स। सिंटेक्स के अंदर 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एक्सप्लोर, मैटर को प्रेजेंट करना। मैटर दिमाग के अंदर एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन और रेसिटेशन। रेसिटेशन का मतलब चीजें जो है उसको याद रहे। एक्सप्लोरेशन क्या होता है, आप नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, बच्चे को ऐसी चीज पहले नहीं, एक्सप्लोर क्या होता है, ऐसी चीज उसको पहले नहीं पता, ठीक है। आप किस तरह बच्चे को प्रेजेंट करोगे, आप किस तरह प्रेजेंट करोगे कि बच्चे को समझ में आए, भाई पहले उसका कनेक्शन हो जाए, अगेन लर्निंग गैप ना रहे। ऑर्गेनाइज कैसे होना चाहिए दिमाग के अंदर, कैसा एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा सीक्वेंस, कैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चीजें आप कर रहे हो। और फिर अगेन कि बच्चे को ओवरऑल समझ में आ। रेसिटेशन का मतलब यही है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ भैया मैंने आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझा दिया है, तो वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं है। मैं आपको सपोज आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं आता, मैंने आपको पढ़ाया, तो मैं आपको बताऊं, राइट। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करें। अरे आपने कभी सोचा है कि कोई जो चीज होती है, अगर आप पत्थर पानी में डालो तो डूब जाता है, अगर कश्ती जो है इतनी बड़ी होके बावजूद वो फ्लोट करती है। अगर आप कोई लकड़ी का टुकड़ा डालोगे तो वो फ्लोट करेगा, राइट। अगर कोई भी आप सॉलिड मेटल डालोगे तो वो डूब जाएगा। तो अब क्या ये दिमाग के अंदर आइडियाज पनपे ना, अरे भाई हाँ भाई मैम तो सही कह रही है, एक चीज डूब जाती है, एक क्यों, एक्सप्लोरेशन। आपने उनको इस तरह से चीजों को प्रेजेंट करना है कि आइडिया उनके दिमाग में नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आप उनको इन्वॉल्व करते हो, आप मैटर्स को प्रेजेंट करते हो, आप इस तरह प्रेजेंट करते हो कि बच्चा उसको समझ पाए, ऑर्गेनाइज कर पाए। ऑर्गेनाइज मतलब आपने थॉट्स उनको सीक्वेंस में बताए तो उनके दिमाग के अंदर भी वो प्रॉपर थिंक बने, अंडरस्टैंडिंग बने। और इस तरह ताकि जब बच्चा जो है वो आपको रिसाइड करके बता पाए। बेटा सोशल सिस्टम में ना टीचर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। सुजाता, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने क्रिस क्रॉस करके पढ़ना है, राइट। वो ऊपर टेबल नीचे में हो गया, पीपीटी बनाते टाइम किसी ने किया, तो आप समझ गए हो कि वहां पे सोशल सिस्टम में टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। उसके पीयर्स छोटे छोटे ज्यादा नहीं, बट मतलब थोड़े बहुत छोटे छोटे फ्रेंड डेवलप हो जाते हैं। अगर वो आपस में मेड है, स्कूल का जो एटमोस्फियर है, प्ले वे स्कूल है, तो उसका एटमोस्फियर वो सारा सोशल सिस्टम में आ जाएगा। ओके सुजाता, आई होप आपका क्लियर हो गया डाउट मेमोरी। तो यहाँ पे जो सोशल सिस्टम होता है, यहाँ पे टीचर जो है वो लीड करती है, गाइड करती है, बच्चे को मोटिवेट करती है, क्योंकि बच्चा समझना शुरू हो गया। अब छोटा सा बच्चा है, एलकेजी यूकेजी वाला, प्री नर्सरी वाला, क्या मोटिवेट कर लोगे आप। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप उनको, बच्चे को क्या बोल सकते हो, चॉकलेट मिलेगी, रिवॉर्ड दे सकते हो। मोटिवेशन नहीं, उसको समझ में आएगा। छोटे से बच्चे को बोलोगे अरे तुमको पता है तुम बिल्कुल बेबी जो होगा कि तुम पढ़े लिखे जाओगे ना तो तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, तुम आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे, उसको कुछ समझ में नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, आप उसको रीइंफोर्स भी कर रहे हो, लेकिन साथ साथ में आप उसको समझा भी रहे हो। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पे बहुत मैटर करती है, यानी बाहर की मोटिवेशन। पेरेंट्स आपको मोटिवेट करना शुरू करते हैं, राइट। और जो सपोर्ट सिस्टम होता है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, टीचिंग लर्निंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने उनको लेबोरेटरी में ले गए, स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर ले गए, म्यूजिक रूम के अंदर ले गए, रिसोर्सेज रूम के अंदर ले गए, ये सारा। और अगेन इवेल्युएशन कैसे करनी शुरू करोगे आप, एमसीक्यूज दे दोगे, है ना। या फिर आप सिंपल सी चीज है, आप देखा है आपने मैच द फॉलोइंग होता है, कभी आपने देखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैच द फॉलोइंग के अंदर क्या होता है, मैच द फॉलोइंग में वो क्या बोल रहे हैं, आपको एनालॉजी तो दे रहे हैं। सपोज आपको मॉडल्स का नाम दे दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही आपको दे दिया, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, और यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा मतलब
लिख देंगे, हो सकता है मेमोरी लेवल यहाँ से कनेक्ट करे, अंडरस्टैंडिंग यहाँ से। ये तो इस हिसाब से एनालॉजीज भी उन्होंने दे दी, एमसीक्यूज भी दे दिया। इस तरह से आप इस लेवल के बच्चों को आप चेक करते हो, राइट। आप ट्रू फॉल्स भी आप उनको बता सकते हो, ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट्स ये भी सारे आ जाएंगे। तो जनरली ना आप क्या फोकस करते हो स्टूडेंट्स, आप फोकस करते हो जहां पे बच्चा ऑब्जेक्टिवली आंसर कर रहा है, और पैराग्राफ राइटिंग दे दो, क्योंकि आपने अल्टीमेटली उसको बड़े लेवल पे लेके जाना है। तो कहीं से तो इनिशिएट करोगे ना, तो ऐसे तो बहुत बड़ा होता है ना, किताब तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन किताब का एक एक पेज लिखा जाता है, एक एक पेज में एक एक वर्ड जो है वो लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से आप सीधा बच्चे को ऐसे नहीं आप बोलोगे, आप उसको जैसे फॉर एग्जांपल पैसेज से शुरू कर दोगे कि भैया पैराग्राफ राइटिंग जो है वो करो, है ना। पैराग्राफ राइटिंग हो गया, या आप उनको बोलोगे 2 नंबर का जो क्वेश्चन हम लोग करते थे जो 3-4 लाइनों में खत्म हो जाता था, इस प्रकार से आप उनको क्वेश्चन, पजल जनरली मेमोरी में होती है। अब हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं जो कि हाईएस्ट लेवल है। हाईएस्ट लेवल जो है वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो आप जिस लेवल के ऊपर आ चुके हो। रिफ्लेक्टिव के अंदर क्या है, आपके खुद के थॉट्स डेवलप होते हैं। अब बच्चा बड़ा हो गया, एडोलेसेंट हो गया, वो चीजों को सीख रहा है, अब उसका दिमाग चलना शुरू हो गया है, अब वो खूब ओवर थिंकिंग भी कर सकता है, वैसे करनी नहीं चाहिए, है ना। ही स्टार्ट्स थिंकिंग, उसकी लाइफ में भैया प्रॉब्लम्स हैं, फ्रेंड्स के अंदर हो सकता है उसके झगड़े हो, कोई लोग पसंद है कोई लोग पसंद नहीं है, कई रिश्तेदार पसंद है कई रिश्तेदार पसंद नहीं, कई टीचर्स पसंद है कई टीचर्स पसंद नहीं है। मैथ का कॉन्सेप्ट अगर बहुत मजेदार समझ में आ रहा है तो मैथ बहुत पसंद में आ रही है, अगर अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही तो आपको सोचोगे आपकी नहीं मुझे क्लास मिस करनी है या ये नहीं पढ़ना है। जिसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है उसके बारे में ज्यादा सोचोगे, जिसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा उसको आप अवॉइड करोगे। तो अब ये अवॉइड करना भी तो आपने सोचा ना, झूठ कभी बोलना पड़े तो भी आपने सोचा ना, कि अगर घर लेट पहुंचे हो और नहीं बताना चाहते कि कहाँ गए थे, तो फिर झूठ बोलना भी आप सोच जाते हो ना, रिफ्लेक्ट करते हो, सोचते हो। तो जैसे जैसे बड़े होते हो ना, तो जो माइंड है वो खुराफाती भी होता है और इंटेलिजेंट भी होता है। आप यू स्टार्ट डेवलपिंग योर ओन आइडियाज, और प्रॉब्लम्स फेस करते हो आप लाइफ में, ठीक है, सभी करते हैं। तब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके डेवलप होते हैं कि प्रॉब्लम तो आ गई, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो दिमाग चलना। अगेन वही 5 स्टेप से शुरुआत होती है। सबसे पहले जब टीचर जाती है क्लास के अंदर, तो उसका फोकस जो है वही होता है कि मुझे मेरे स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाना। प्रॉब्लम प्रॉब्लम चिल्लाने से कुछ नहीं होता, आपको सॉल्यूशन, इंटेलिजेंट इंसान कौन है, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे। तो प्रॉब्लम सॉल्वर्स आपने कराना है, बनाना है, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आप डेवलप करेंगे। तो जब आपका ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के अंदर सब कुछ आता है, पता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज को क्रिटिकल एनालिसिस करना, क्रिटिकल एनालिसिस समझते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मतलब हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं 10 साल के लिए, अमेजिंग पर्सन। क्या उन्होंने देश की इकोनॉमी अलग बदल दी थी। कभी उन्होंने खराब रिमार्क्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उन्होंने, उनकी रिस्पेक्ट ही एक अलग लेवल पे है। नो मैटर वो किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते थे, बट दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि उनके जैसा कोई इकोनॉमिस्ट ही नहीं था, उन्होंने देश की इकोनॉमी का हालत ही एकदम बदल दी। सपोज मैं आपको ये बोलती हूँ, ठीक है, और दीपशिखा का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए अलग विचार है। आपको पता है मेरी यूनिवर्सिटी में वो पढ़े भी हुए हैं और उन्होंने पढ़ाया भी है, और मैं उनसे मिली हुई हूँ। हमारी नई बिल्डिंग बनी थी, इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी शुरू हुई थी, तो ही केम टू इनॉग्रेट। तो उस टाइम पे मैं स्टूडेंट थी वहाँ पे, एमए इंग्लिश की। तो जब वो आए थे, तो वो मेरी यूनिवर्सिटी से, मेरा तो उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है। एंड तो दीपशिखा के हो सकता है अपने थॉट्स हो सकता है जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इंक्लाइंड है, रेडिकल है, कि अपने थॉट्स हो, है ना। कोई उनको बिल्कुल मौन बोलता था कि मौन रहते हैं, शांत रहते हैं, उनके अपने थॉट प्रोसेस। कोई बोले कि नहीं बोलना चाहिए था, ये है वो। तो जब आप इस चीज को, जो मैंने आपको बताया, आपके दिमाग में चीजें चल रही है, हाँ मैम जो बता रही है वो सही बता रही है, कई बोल सकते नहीं नहीं मेरा थॉट प्रोसेस ठीक है ना। आपने उस चीज को क्रिटिकली एनालाइज किया, तो क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता आपने नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब आपको जो भी प्रेजेंट किया जा रहा है, आप उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेते हो और अपने विचार रखते हो। आपको नई शिक्षा नीति में पढ़ा देती हूँ, नई शिक्षा नीति में मैं बोलती हूँ ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं, ये आप पढ़ते हो, मैं आती नहीं, सेट बीच में नहीं आती। आपको मैंने पॉलिसी दे दी और मैं बोलती हूँ अपने विचार रखो,
तो आपने उसको पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट सभी बता पाओगे जब आपने उसको अच्छे से पढ़ा है। क्रिएटिविटी, हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम बच्चों को डाइवर्जेंट आइडियाज के लिए प्रोत्साहित करें। आपने देखा है जैसे आईआईटीज के अंदर ये देखा है मैंने, आईआईएम्स के अंदर देखा है, जो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे देखा है कि आपको बोला जाता है कि जो भी आइडिया है उसकी ऐप बनाओ, या जैसे ड्रोन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के ड्रोन्स बने, बॉम्ब ड्रॉपिंग ड्रोन्स बने, है ना, माइक्रोस्कोपिक एंगल के साथ जो है वो ड्रोन बने। आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने साथ लेके हल्के फुल्के ड्रोन्स घूम रहे हैं। तो ये कैसे आए? इनोवेटिव आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज। तो यहाँ पे टीचर को इंश्योर करना है कि वो इंडिपेंडेंट बनाए। फोकस क्या है कि मुझे इन स्टूडेंट्स को हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसकी ओर लेके जाना है ताकि वो इंडिपेंडेंट बन पाए। सिंटेक्स के अंदर 4 मेन स्टेप्स होते हैं कि आपने बच्चों को फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम दे दी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी, हो सकता है रिसर्च की हो सकता है कोई मैथमेटिकल हो, ठीक है, और अब आप उनको बोलते हो कि भैया हाइपोथेसिस बनाओ। अगेन मैं बता देती हूँ, हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेंटेटिव सॉल्यूशन। जरूरी नहीं है कि वो नंबरों के साथ डील करेगी, जिंदगी में हम हर तरह की हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आज का दिन सैटरडे है, ट्रैफिक हो सकता है, तो मुझे पहले चलना चाहिए ऑफिस के लिए। अच्छा मैं इस रूट से जाऊंगी तो वो थोड़ा जल्दी पहुंचा देगा। डिसीजन मेकिंग, हाइपोथेसिस है ये मेरे लिए, ठीक है। अच्छा मंडे का दिन है, ट्रैफिक ज्यादा होगा, थोड़ा जल्दी चलते हैं। अच्छा ट्यूसडे है, ट्रैफिक थोड़ा कम होगा, इस रूट से चलते हैं और थोड़ा सा लेट भी चलेंगे तो पहुंच जाएंगे टाइम। ये छोटे छोटे हाइपोथेसिस हैं। घर में क्या बनाना है, दिमाग में अगर आ जाए लेडीज के, अच्छा ये बनाएंगे तो ये खुश हो जाएगा, ये बनाएंगे तो 2 लोग खुश हो जाएंगे, ये बनाए तो सभी लोग खुश हो जाएंगे, तो आप वो चीज बनाते हो, राइट। तो हाइपोथेसिस जो मेकिंग है, मतलब यही कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप उसके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस देख रहे हो और कौन सा सॉल्यूशन वर्क करेगा आप ये देखते हो, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके हिसाब से डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं। अगेन डेटा कुड बी एनीथिंग, नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर्स, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी कंटेंट, एनीथिंग, राइट। आप उसको एनालाइज कर रहे हो और फिर लास्ट के अंदर आप डिसीजन मेकिंग करते हो कि क्या सही है क्या गलत है। वो आप तभी कर पाओगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ट्रैफिक नहीं है, मुझे पता है ट्यूसडे को कम ट्रैफिक होता है, तो मैं ऑफिस पहुंचने के लिए 5 मिनट लेट जा सकती हूँ। मतलब अगर मैं किसी टाइम से निकलती हूँ तो मैं उस टाइम से 5 मिनट आगे निकलूंगी तो मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। तो मेरी डिसीजन मेकिंग सही हुई या नहीं हुई? मैंने हाइपोथेसिस बनाई थी, अब टाइम पे पहुंच गई तो डिसीजन मेकिंग सही, अगर लेट हो गई डिसीजन मेकिंग खराब। तो इस तरह से आप सिंटेक्स जो प्रेजेंट करते हो डिफरेंट डिफरेंट आप लगा सकते हो। ये मेरी ही किताब से लिया हुआ है मैंने रेफरेंस, ठीक है। सोशल सिस्टम के अंदर क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा टीचिंग लर्निंग सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। यही नहीं, टीचर जो है उसको पूरा सपोर्ट दे। यहाँ पे पीयर ग्रुप भी आ जाता है, यहाँ पे अगेन बाकी स्टाफ भी आ जाता है, नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया सोशल सिस्टम के अंदर। और सपोर्ट सिस्टम के अंदर अगेन एड्स आप यूज कर रहे हो, राइट। इसके लिए हो सकता है आप उनको लेबोरेटरी में ले जाओ। अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगी आप ऑडियो विजुअल एड्स यहाँ पे इस्तेमाल करे हो। लेबोरेटरी में आप हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ग्राउंड के अंदर उनको लेके जा रहे हो सकता है आप उनको फील्ड ट्रिप्स, अगर बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं तो फील्ड ट्रिप्स में लेके जाओगे, जंगल्स में ले जाओगे, एक्सकर्शंस में ले जाओगे, जहाँ पे बच्चा, अगर म्यूजिक रूम है ना, म्यूजिक में आप उसको ताल सिखा रहे हो या जो भी सिखा रहे हो, तो वहां पे जाके वेरीफाई करेगा कि कोई नई ट्यून बनाने के लिए बोला था टीचर ने, कैसे नई ट्यून बन सकती है। लेबोरेटरी में कुछ करना है, अलग सा मिक्सचर बना के देखना है क्या, तो यू डू दैट। तो एवरीथिंग दैट हेल्प्स यू एक्स्ट्रा, इसको इंफ्रास्ट्रक्चरल भी बोल सकते हो आप। सोशल सिस्टम में लोग आ जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं, सपोर्ट के अंदर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग लर्निंग एड्स वगैरह ये सब आते हैं। और इवेल्युएशन कैसे करोगे, जैसे तुम लोगों की क्या होती है, जो कॉम्प्रीहेंशन होती है ना, कॉम्प्रीहेंशन जब आती है पेपर 1 में भी 1 आती है, राइट, और पेपर 2 में 2 आती है, वो क्या होता है, आपको उन्होंने पैसेज दे दिया, पैसेज से रिलेटेड टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन, 5 में से 2 सीधे होते हैं, 3 थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, जनरली देखा गया है। वो क्या कर रहे हैं, पैसेज दे दिया, वो तुम्हारी रिफ्लेक्शन देख रहे हैं कि भैया तुम समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे। यहाँ पे होता है पैसेज में से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन दे दिए और कुछ रिफ्लेक्टिव दे दिए कि भैया पैसेज में से मैसेज निकालो कोई। ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को ज्यादा सोचना पड़ता है, रिफ्लेक्शन। फैक्चुअल में क्या सीखना है भैया, मेमोरी लग रही है सीधा, है ना, कई बेसिक से अंडरस्टैंडिंग वाले हैं और कहीं है जहां पे रिफ्लेक्शन इस्तेमाल होती है। तो आप कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग, है ना, जैसे आर्टिकल राइटिंग हो गया, ये सब चीजें आप इस्तेमाल। लॉन्ग एसे टाइप आपने देखा होगा, मास्टर्स के अंदर हमने 10-10 नंबर 20-20 नंबर के सॉल्व किए हैं। जैसे एग्जांपल है
मैं आपको यूजीसी नेट में जब समझाती हूँ स्टैट्स के लिए, ठीक है, तो मैं क्या कहती हूँ, जिन बच्चों को मैथ नहीं आती, बेटा ये फॉर्मूला कर लो। अच्छा समझ में नहीं आ रही ना, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चे डरे, ये कर लेना, इससे तुम्हारा सम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो आपको लंबा सम नहीं देंगे, एनोवा के लिए 5 पेज नहीं देंगे सॉल्व करने के लिए, वो आपको ये पूछेंगे, ये डेटा दे देंगे, आपने ये फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व हो जाएगा, 1 मिनट में सम सॉल्व हो जाएगा। तरीका है ये, तरीका है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है यूजीसी नेट में, यही एनोवा का क्वेश्चन आपका एमए में आ जाए 15 नंबर का आ जाएगा, 5 पेज में सॉल्व करते रहना एनोवा को, ठीक है। तो यहाँ पे भैया ये करना है, जैसे फॉर एग्जांपल रिटन क्वेश्चंस हो गए, लेंदी क्वेश्चंस हो गए, राइट, जैसे तुम एमए में करते हो, एमएड में करते हो, वहां पे यही होता है, आपके रिफ्लेक्टिव लेवल्स चेक हो रहे होते हैं, क्रिटिकल लेवल्स चेक कर रहे होते हैं, एवेल्युएशन इसी तरह करते हो, आप रिटन टेस्ट करते हो ज्यादा, ओरल टेस्ट कम करते हो, मेमोरी लेवल के अंदर ओरल टेस्टिंग ज्यादा होती है, रेसिटेशन ज्यादा होती है, यहाँ पे रिटन वर्क परफॉर्मेंस मैटर करती है। दैट्स अबाउट इट, दैट्स अबाउट इट, आज की क्लास के लिए इतना ही। किसी ने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा था जो थोड़ा सा डिफरेंट था, मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगी कौन है वो बच्चा जो अभी तक पढ़ाया है, उसमें से अगर कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो अभी हम 2:30 दोबारा मिल रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको असेसमेंट्स वगैरह करवाऊंगी। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, 1-2 बच्चे थे, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं भूल चुकी हूँ क्या क्वेश्चन था। I'll wait for 1 minute to see if any doubt question comes. मैम एनोवा टी टेस्ट सिलेबस में होते हैं, एमएड में, हाँ बिल्कुल होते हैं, आपके में नहीं है, अगेन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है, तब 25% चीजें मेरे को तो लगता है होता है, हमने तो किया है भैया, लंबे लंबे 5-5 पेज। मैम बाद में देख सकती हूँ, क्या देखना है बाद में, 2:30 बजे वाली क्लास? अरे भाई क्यों नहीं देख सकते, तुम लोग बड़े बड़े, मैं बुजुर्ग कहने लगी थी, बड़े बुजुर्ग, कोई बात नहीं, तुम लोग बड़े हो, तुम लोग ज्यादा दिमाग लगा सकते हो, क्या चीज कब सूट करेगी, है ना। किसी का क्वेश्चन था, मैं भूल गई हूँ क्या क्वेश्चन था, जिसको मैंने स्पेलिंग ठीक करने, हाँ ह्यूटगॉजी, ह्यूटगॉजी, तो मैंने ह्यूटगॉजी मतलब होता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, ह्यूटगॉजी जो होती है ना, वो आप ये नहीं कह सकते कि वो टीचिंग है, आप उसको ना लर्निंग बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ डायरेक्टेड, जैसे आप बड़े हो, ठीक है, आप खुद से अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं जब बोलती हूँ सेल्फ स्टडी करो, कि भाई मैराथन इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे और सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, रिविजन, राइट, आप अपने आप अपने क्या करते हो, आप अपने फॉर एग्जाम्पल साथ साथ में नोट्स बना रहे हो, राइट, या आप अपना टाइम टेबल बनाते हो, राइट, या आप फॉर एग्जाम्पल सोचते हो कि मुझे ये कोर्स करना है, सपोज मुझे इग्नू से कोर्स करना है, तो मुझे कैसे करना है, टाइम टेबल आपका खुद का बनेगा, शेड्यूल आपका खुद के बनेगा, सेल्फ डायरेक्टेड को आप ह्यूटगॉजी पे, ओके तमन्ना, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, आई वुड नॉट से टीचिंग, क्योंकि पेडागोजी और एंड्रोगॉजी टीचिंग आता है, एंड्रोगॉजी मतलब आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स, पेडागोजी इज आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, ओके, ओके मान के चलते हैं, तो ह्यूटगॉजी इज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, हाउ यू डायरेक्ट, हाउ यू हैव टू लर्न, और ऑब्वियसली एडल्ट्स ही करेंगे, छोटे बच्चे तो नहीं दिमाग में करते, तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है जो एडल्ट्स के अंदर स्पेशली होती है, ओके तमन्ना, आर वी गुड ऑन दैट। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, आपके नाम से ना जो मेरे फर्स्ट एडिशन बुक्स का निकला, तीनों, जो एजुकेशन की बुक सबसे पहले आई थी, फिर पेपर 1 की आई थी, और उसके बाद जो पेपर 1 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए, तो ये जो 3 किताब है, इसमें जो मेरी एडिटर थी, एडिटर होते हैं जो प्रूफ रीड करते हैं कि कोई कॉमा, कॉमा तो नहीं गलत रह गया, या फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ड्स के स्पेलिंग्स तो नहीं ऐसे, उनका नाम तमन्ना, तमन्ना नाम गया। आप नोट्स का प्रेजेंट होते हैं, नोट्स क्लास के बाद आप दोनों तरह के नोट्स आपको मिलते हैं, एनोटेटेड नोट्स भी मिलते हैं, किसने पूछा था, सुस्मिता ने पूछा था, तो जैसे मैं क्लास खत्म करूंगी, ठीक है, तो आप क्लास खत्म करने के बाद जो चाहते हैं कि प्रियंका मैम ने जो जो चीजें लिखी हैं, हमें वो नोट्स चाहिए, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपको प्लेन नोट्स चाहिए तो आप प्लेन नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। फेज ऑफ टीचिंग, फेज ऑफ टीचिंग मतलब प्री वाला, प्री पोस्ट पूछ रहे हो प्रतिमा,
प्री वाला, पोस्ट वाला पूछ रहे हो? ओके, ऑलराइट, परफेक्ट। कुछ नहीं है बेटा, प्री मतलब होता है, प्री टीचिंग का मतलब होता है प्लानिंग। क्या हो गया, इसको क्यों नहीं चल रहा भाई? वो कह रहा है बस मेरी बस हो चुकी है। हमारा देखो बोर्ड ही नहीं चल रहा, गर्म हो गया लगता है ज्यादा ये। चलो एनी हाउ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग फेज, क्लास में आने से पहले प्री टीचिंग। प्री टीचिंग, प्री टीचिंग का मतलब क्या है? प्री टीचिंग, टीचिंग से पहले का समय। शिवेंद्र, टीचर आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट क्योंकि नन ऑफ द बुक्स इन द मार्केट इज करेक्ट शिवेंद्र, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। हमने बहुत ज्यादा डिटेल में जाके, मैंने तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत समय लगाया था, वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ली थी, कोई भी एक पर्टिकुलर बुक सूट नहीं कर रही है। रिसर्च की फिर भी होती हैं, साइकोलॉजी की भी होती हैं, स्टैट्स की भी होती हैं, बट और टीचर एजुकेशन की एज सच कोई ऐसी किताब नहीं है। एक सेशन मैंने किया था आज से 2 साल पहले, बट वो वर्कशॉप सेशन था जो शायद डिलीट भी हो गया है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, उसमें मैंने थोड़ी बहुत बुक्स बताई थी, बट एज सच कोई नहीं। ठीक है शिवेंद्र। और जहां तक इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन की बात है, तो मैंने इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ के उसमें से नोट्स बनाए थे। या आप एक काम कर सकते हो, जो जो आपके टॉपिक्स हैं वो ई ज्ञान कोश के जो नोट्स हैं उस। दूसरा एक चीज याद रखना कि सरकार ने अभी एक बहुत सख्त नियम बनाए हैं कि ई ज्ञान कोश के जो नोट्स हैं वो आप एज इट इज कहीं पे अपने नाम पे नहीं दे सकते हो, नहीं तो फंस जाओगे। ये अभी आई थिंक 2-3 महीने इन्होंने निकाला है कि जो गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, आप उनको, मैं आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ क्योंकि 2-3 लोग हैं जो मैं जानती हूँ जो काम करते हैं, मेरे नोट्स अपने नाम से बेचते हैं अपने उसके ऊपर। तो ये ध्यान रखना कि ई ज्ञान कोश से अगर आप कुछ भी ले रहे हो उसका रेफरेंस जरूर देना है, सीखने के लिए लो लेकिन कहीं और यूज मत करना, नहीं तो ठीक है। ठीक है। किसी ने पूछा था, हाँ तो मैंने आपको बता दिया कि जब आप प्लान करते हो, क्लास क्लास में आने से पहले जब आप प्लान करते हो तो वो होती है प्री टीचिंग। उसके बाद होती है इंटरेक्टिव फेज जो कि हमारा चल रहा है। इंटरेक्टिव क्या होता है? जब टीचर क्लास के अंदर आ गया और वो पढ़ा रहा है ड्यूरिंग टीचिंग, और फिर क्लास खत्म हो गई, उसको बोलते हैं पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव, ठीक है। या इसको बोलते हैं पोस्ट टीचिंग, ओके। और इसको ये भी बोलते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल नहीं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग। मतलब क्लास खत्म होने के बाद आप क्या करते हो? सोचते हो क्लास कैसी गई, कैसी नहीं गई। स्कूल में होते हो तो आप डायरीज लिखते हो, जर्नल्स लिखते हो। दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, थैंक यू तमन्ना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। 15 मिनट में मिलते हैं, बाय बाय।